हेलो एवरीवन, क्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। मैं आपको बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक करा रही थी? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था। उसका मैंने काफ़ी सारा पार्ट, आपको काफ़ी सारा पोर्शन कवर करा चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, CNS, PNS एंड ANS। फिर उसके बाद मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने आपको ब्रेन के पार्ट बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसके बाद मैंने उनका डिवीजन करके आपको ये बताया था कि उनका फंक्शन क्या क्या होता है। कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसके अलग से 3 पार्ट बताए थे। कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एक और था थर्ड, वो आप जाके लास्ट क्लास में चेक कीजिए और मेरे को कमेंट सेशन में लिख के बताइए कि वो क्या था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है वो आप चेक कीजिए। और उसके बाद हिंड ब्रेन, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा फंक्शन होता है उनका। एक जो हमारा जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो था सेरेब्रम। वो किसका पार्ट था? फोर ब्रेन का। किसका पार्ट था? फोर ब्रेन का। मैं एक बार लिखवा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने सेरेब्रम स्टार्ट कराया था। सेरेब्रम का मैंने ये बताया था कि आपको ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। जो ये इसका पीछे वाला पार्ट है वो कौन सा है? हिप्पोकैम्पस। और जो आगे वाला पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने लोब्स में डिवाइडेड है, ये मैंने आपको बताया था 4 लोब्स में। और इसे क्या बोला था हमने? ये वाला था आपका फ्रंटियल लोब। इसी तरीके से मैंने आपको चारों के नाम लिखवाए थे। ठीक है, इन चारों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी, पढ़ लिया था सब कुछ कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये नाम नहीं लिखवा रही क्योंकि आगे बढ़ना है, आगे का चैप्टर जो है वो ये फिनिश कराना है। आगे इसमें काफी सारी चीजें रह गई हैं अभी। तो ये मैंने 4 पार्ट बताए थे, 4 लोब्स बताए थे और इनका फंक्शंस बता दिया था। लेकिन हमारा ये रह गया था, हिप्पोकैम्पस रह गया था, जिसका मेरे को फंक्शन बताना था। ये क्या काम करता है, किस चीज में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बताना था मुझे। तो आप इसके बारे में लिख लीजिए, हिप्पोकैम्पस। क्या नाम है इसका? हेडिंग डाल लीजिए, हिप्पोकैम्पस। क्या बताया था मैंने हिप्पोकैम्पस के बारे में? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके फंक्शन क्या क्या होता है। पार्ट तो आपको पता चल गया कि सेरेब्रम का पार्ट है, लास्ट वाला। ठीक है, जो मैंने वहां पे, और ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। ये जो लोब्स है, 4 डिवाइडेड लोब्स है, इसके कंपैरिजन में हिप्पोकैम्पस कैसा होता है? छोटा होता है। ये इसे हम क्या बोलते हैं? इसे एक नाम दिया है हमने, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। क्या नाम दिया है? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। जिस तरीके से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ना, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है, स्टोर करके रखती है अपने अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, स्टोर करके रखेगी। और उसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसे ले लेंगे, हार्ड डिस्क के थ्रू हम उसे रिकैप्चर कर लेते हैं। ये बात आपको पता है। सेम वर्क वो कौन करते हैं? हिप्पोकैम्पस करता है हमारे ब्रेन के अंदर। क्या है वो? हार्ड डिस्क का नाम दिया है हमने। इसका काम क्या होता है? मेमोरी का। मेमोरी में भी क्या क्या लर्न करता है? क्या मेमोरी में क्या याद करता है सबसे ज्यादा? जो हमारी बातें होती है पास्ट की, मेमोरीज, मेमोरी रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू पास्ट। जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं उन्हें कौन याद करता है, उन्हें कौन रिटेन करता है? हिप्पोकैम्पस। और क्या करता है? डेट, डेट होती है, कलर हो गया, वो कौन रखता है अपने पास? इसकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? हिप्पोकैम्पस। अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हिप्पोकैम्पस को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए थोड़ा सा सुनने, मतलब थोड़ा सा वो रिटेन नहीं कर पाता, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है। इसका मतलब बीमारी कब होती है? जब हमारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? ठीक से फंक्शन नहीं करते। तो अगर हमारे हिप्पोकैम्पस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें एक बीमारी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ एमनीशिया। लॉस ऑफ एमनीशिया। लॉस ऑफ एमनीशिया को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? याददाश्त खोना। याददाश्त खोना। याददाश्त चली जाती है ना, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा।
कि चोट लग जाती है तो क्या होता है, फ्रंटल फर्स्ट उसका फोर ब्रेन का पार्ट है ये, सेरेब्रम, सेरेब्रम का पार्ट है हिप्पोकैम्पस। तो जब चोट लग जाती है तो हिप्पोकैम्पस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो लॉस ऑफ एमनेशिया बीमारी हो जाती है, जिसमें याददाश्त खो जाते हैं। यानी जो पास्ट से रिलेटेड मेमोरीज होती है ना, इसमें भी कौन सी मेमोरीज लॉस करते हैं, पास्ट रिलेटेड मेमोरीज, कि कौन कौन है रिलेटेड मेमोरीज, ये इंसान कौन है, इससे हमारा क्या रिश्ता है, ये कैसा है, ये क्यों है हमारे पास, इसका मतलब कुछ भी याद नहीं आता उससे रिलेटेड ना। कोई इंसान अगर हमारे साथ वो हमें बता रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि जो पास्ट की चीजें हैं वो इरेज हो चुकी हैं, हट चुकी हैं वहां से, क्योंकि हमारा हिप्पोकैम्पस क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज लिखाई है कि मेमोरी रिलेटेड टू पास्ट, पास्ट रिलेटेड मेमोरी, बेसिकली उसमें क्या है, डेट हो गया, हमारा कलर हो गया, है ना, वो सारी चीजें क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब देखिए मेरे को एक बात बताइए, एक एक टर्म है, एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिंपल सी चीज है, जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन बड़ा किस में होता है, फीमेल में। फीमेल में कैसा होता है, लार्ज, और मेल में कैसा होता है, स्मॉल। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल में कैसा होता है हिप्पोकैम्पस, फीमेल में कैसा होता है हिप्पोकैम्पस, बड़ा होता है, और मेल में छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो फीमेल होती है, जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको डेट्स बहुत ज्यादा याद रहती हैं, कि किसकी एनिवर्सरी कब गई थी, किसका बर्थडे कब था, और हमें कब जाना था, कौन सी पार्टी कब अटेंड करनी थी, और कोई कलर भी याद रहता है, जैसे किस वहां पर उस लेडी ने उस फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनी थी, किस कलर की ड्रेस पहनी थी, क्या कलर था उसका, क्या डिजाइन था, ये सब चीजें ना लेडीज जो होती है, फीमेल जो होती है, उनको ज्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू मेल। आपने देखा होगा कि जो मेल होते हैं वो जनरली क्या भूल जाते हैं, बर्थडे डेट भूल जाते हैं, एनिवर्सरी डेट भूल जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो ये क्या होता है, वो भी उनकी गलती नहीं है, थोड़ी सी उनकी गलती है, बट ज्यादा उनकी गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो हिप्पोकैम्पस है वो छोटा होता है, तो उन्हें ज्यादातर डेट्स वगैरह, कलर, ये सब याद नहीं रहता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट की पार्टी में उन्होंने जो वहां पर गए थे उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, वो अभी भी वही पहन के जा रहे हैं। बट ये फीमेल इस चीज को ज्यादा ध्यान रखती है, उन्हें याद रहता है। क्यों याद रहता है, क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस का पार्ट कैसा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और इसलिए उन्हें ज्यादा याद रहता है। पास्ट से रिलेटेड चीजें उन्हें याद रहती हैं, उन्हें ये याद रहता है किसे, फीमेल्स को, कि लास्ट टाइम जब लड़ाई हुई थी तो क्या कहा था और किस बात पे लड़ाई की थी, है ना। आपने नोटिस किया होगा कई बार। तो आपको रीजन पता चल गया उसका, इसमें ना तो फीमेल की गलती है ना ही मेल की। क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर ये हिप्पोकैम्पस कैसा होता है, बड़ा होता है, और मेल के अंदर कैसा होता है, छोटा होता है। अब आगे बढ़े, ये हाँ, यहाँ पर हमारा सेरेब्रम जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ब्रेन किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, किसमें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, किया था या नहीं, हाँ जी किया था। तो अब हम ब्रेन को कवर कर चुके हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है कौन, स्पाइनल कॉर्ड, उसको कवर करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है और कैसे कैसे उसका फंक्शन क्या है, सब कुछ जान लेते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, क्या हेडिंग डालनी है आपको, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती कैसे है, इस तरीके से, ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये यहाँ से कनेक्टेड होती है लास्ट से, और फिर आगे जाके किससे जुड़ी होती है ये क्या है, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है ये, और ये है साइंटिफिक नेम, ये साइंस में नाम लिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल नेम है इसका वो क्या है, बैकबोन। क्या है, बैकबोन। ये तो आपको नाम पता ही होगा, बैकबोन आपने कई बार सुना होगा,
और ये वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है आपने ना सुना हो, ये साइंस की टर्म में इसका नेम है। और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, बैकबोन। और हिंदी में क्या बोले अगर मैं लिखना चाहूँ तो, रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं इसे, रीढ़ की हड्डी। समझ आया आपको? तो ये है जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करता है, जोड़ के रखता है। ये जोड़ के रखता है और आगे जाके क्या बनाता है, हेड को, ब्रेन को, किससे, बैकबोन से। और आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। इसकी लेंथ क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, ये भी मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। कैसी होती है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। मेल के अंदर कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर कितनी होती है, 43 सेंटीमीटर। 43 सेंटीमीटर, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समझ आया आपको? इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये तो इजी सा नाम लग रहा है क्योंकि दोनों को जोड़ के बस लिख दिया एक साथ, और कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, बस नाम थोड़ा सा बड़ा है। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल का फ्लूइड है, स्पाइनल कॉर्ड का, इसलिए स्पाइनल नाम दे दिया इसे। ठीक है, आपको इजीली याद हो जाएगा, आप कोशिश करना याद करना। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या लिख दिया मैंने, ये रिफ्लेक्स एक्शन। क्या मतलब होता है इसका, अब आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए क्योंकि मैंने लिखा है इसका मेन फंक्शन यही है। क्या होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि आप घर में हैं, ठीक है, तवे पर रोटी बन रही है और तवा एकदम गर्म है। आपने क्या करा, गलती से आप कुछ सामान उठा रहे हैं और हल्का सा आप हाथ उसके ऊपर आपका लग गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसे हटा लेंगे, वहां से तुरंत उसे हटा लेंगे। तो जो ये आपने जल्दी से उसको हीट को एब्जॉर्ब किया, आपको पता चले कि ये गर्म है, आपने उसे तुरंत हटा लिया, तो उस एक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शन जो बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं और आपको पता नहीं चल पाते कि ये क्या हो गया, है ना। जैसे आपने, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने से एकदम पास से बाइक निकल जाए तेज, या तेज, बिल्कुल तेज स्पीड में कार निकल जाए, तो आप क्या होंगे, एकदम से पीछे हो जाएंगे, है ना, होगा ना ऐसा, एकदम से पीछे हो जाएंगे। तो जो वो एक्शन करा आपने, इंस्टेंट एक्शन किया, उसी एक्शन को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड, इसमें हमारा कोई भी पार्ट नहीं लग रहा ब्रेन का, वो कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, उस टाइम पर बच जाते हैं। अब हम आग पे छाते डाल लेते हैं, तुरंत बच जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे ही हमने हाथ टच करा, तुरंत सिग्नल पहुंच गया और वापस भी आ गया मैसेज कि हाँ यहाँ से हाथ हटाना है क्योंकि ये डेंजर है। समझ आई आपको बात, ये बात आपको समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्स सेक्शन में हेल्प करता है। रिफ्लेक्स सेक्शन रेगुलेट करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपके पास कुछ नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं, नर्व्स। नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करती हैं, काम करती हैं उसके, ठीक है। तो ये नर्व्स कितनी होती है, मेनली होती कितनी है ये, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 43 पेयर, यानी ये पेयर में होती हैं। और कितनी होती है, 43 पेयर। कुछ होती है स्पाइनल कॉर्ड की और कुछ होती हैं ब्रेन की, है ना, दो ही पार्ट बताए थे मैंने आपको सीएनएस के। तो जो स्पाइनल कॉर्ड की है वो कितनी है, 31 पेयर। कितनी है, 31 पेयर। और बाकी जो बची, बाकी कितनी बची, 12 पेयर किसकी है, ब्रेन की। जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जुड़ी होती हैं इससे
नर्व जो होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं उन्हें? स्पाइनल नर्व्स। और जो ब्रेन से जुड़ी होती हैं, जो ब्रेन से जुड़ी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेन नर्व। क्या कहते हैं उन्हें? ब्रेन नर्व्स। ब्रेन से जुड़ी होती हैं उन्हें बोलते हैं ब्रेन नर्व। एक और नाम है इनका, क्या क्या नाम है एक और जो साइंस की टर्म में है? क्रेनियल नर्व। अच्छा, क्रेनियल कहाँ से पढ़ लिया है? क्रेनियल नर्व। क्या लिखा है ये? क्रेनियल नर्व। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मैं ऊपर लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। क्रेनियल वर्ड कहाँ से लिया है हमने, बताइए जरा। कहाँ से लिया है? जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको क्या लिखवाया था? क्रेनियम वर्ड लिखवाया था, एक लिखवाया था क्रेनियम वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। 12 पेयर होते हैं ब्रेन में। लिखवाया था क्रेनियम। क्रेनियम क्या बताया था? स्कल होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम, है ना। स्कल जो होता है, जो खोपड़ी होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रेनियम बोलते हैं। तो वहीं से नाम आया, क्या है? क्रेनियल नर्व। क्या आया है? क्रेनियल नर्व। जो हमारा नर्व्स है, अब देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी लेंथ होती है मेल के अंदर 45 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर 43 सेंटीमीटर। फ्लूइड कौन सा होता है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन करना। रिफ्लेक्स एक्शन करना। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बता दिया, जो एक्शन बहुत जल्दी से हो जाते हैं ना, जैसे हमने हीट को टच किया, गरम गरम हमें कहीं फील हुआ, हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। उसके बाद हम रोड पे जा रहे हैं, अगर कोई तेजी से बाइक निकली या कार निकली तो हम पीछे हट जाते हैं एकदम से ना, और हमारी आईज भी ब्लिंक कर जाती हैं। तो वो कौन सा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन। कि फटाफट से ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया और उसने हमें मैसेज भेजा कि हट जाओ, पीछे हट जाओ। तुरंत होता है, विद इन मिनी सेकेंड होता है, वो सेकंड भी नहीं बोल सकते, मिनी सेकंड में होता है। और क्या बताया मैंने? नर्व्स जो है वो जुड़ी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से भी और ब्रेन से भी, क्योंकि उसके थ्रू सिग्नल जाता है। 31 पेयर स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है नर्व्स, और 12 पेयर नर्व्स किससे जुड़ी होती है? ब्रेन से। जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती है उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन की नर्व्स होती है उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व या ब्रेन नर्व। समझ आ गया आपको अच्छे से? क्लियर है? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम न्यूरॉन के बारे में, क्योंकि अब हमारा यहीं तक था। मैंने आपको यही डिवीजन बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिवाइड होता है हमारा सीएनएस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? न्यूरॉन। तो हेडिंग डालिए न्यूरॉन। हेडिंग डाल लीजिए न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन बताइए जरा, न्यूरॉन क्या होता है? जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैंने लिखा था नर्वस सिस्टम, तो मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके वो लास्ट 2 वीडियोस है वो चेक कर लीजिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, हमें कैसे याद रखना है वो बताया गया है। जो भी कौन सा फंक्शन कौन सा पार्ट करता है, कोई फंक्शन है हमारी बॉडी का, वो किस पार्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, बॉडी के कौन से ब्रेन के द्वारा, मतलब ब्रेन के कौन से पार्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, कौन रेगुलेट करता है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है लास्ट की वीडियोज में। जाके आप पहले उन्हें चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या डाला है मैंने टॉपिक? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके बारे में, न्यूरॉन क्या है? स्मॉलेस्ट
बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन, उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। और मैं अगर मैं एक और चीज को एक और टर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। और क्या लिख सकती हूँ मैं? ब्रेन सेल्स। ब्रेन की सेल्स कौन होती हैं? न्यूरॉन। और क्या लिख सकती हूँ मैं? और क्या लिख सकती हूँ बताइए जरा। जैसे मैंने स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिखा ब्रेन, तो मैं लिख सकती हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या लिखा है मैंने? देखिए जरा ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की बेसिक यूनिट क्या है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रेन की वो क्या है? न्यूरॉन। और अगर नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए किसकी? नर्वस सिस्टम की, तो भी क्या है वो? न्यूरॉन। आगे क्या लिखा है मैंने? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? मैं आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ा रही हूँ। जिस तरीके से सेल हमारी बॉडी की या फिर और लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है? वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो उनका स्ट्रक्चर भी बनाती है और सारे फंक्शन है वो मिलके करती है, इसलिए उसे बोलते हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ब्रेन की क्या है? कौन है? न्यूरॉन। और ब्रेन सेल्स अगर हम बोले जाए तो ब्रेन सेल्स भी कौन है? हमारी न्यूरॉन। तो ये सब मैंने आपको बता दी न्यूरॉन के बारे में। अब कुछ और पढ़ लेते हैं आगे कि क्या है। ये सब आपको समझ आ गया? अब मैंने आपको नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बताए थे। नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने होते हैं? 100 मिलियन होते हैं बॉडी में। कितने होते हैं? 100 मिलियन होते हैं बॉडी में और 20 मिलियन होते हैं ब्रेन में। 100 मिलियन तो होते हैं आपकी बॉडी में और 20 मिलियन होते हैं, अप्रोक्स 20 मिलियन, ऐसे मतलब ये क्या एग्जैक्ट बता रही हूँ मैं, अप्रोक्स 20 मिलियन कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ठीक है, नंबर पता चल गया आपका न्यूरॉन्स का। अच्छा, साइज, साइज कैसा होता है? इररेगुलर होता है। इररेगुलर, इररेगुलर का क्या मतलब है यहाँ पर? अब जैसे बहुत, अब हम न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक, यही काम है उनका। अब मान लीजिए कोई सेल है, बहुत छोटी सेल है हमारे अंदर, कोई बहुत छोटा ऑर्गन है, तो वहां पर इनका साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनका हर जगह होना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट है। जहां पर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होंगे वो ऑर्गन या फिर वो बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा। आपने देखा है ना, पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस अटैक का क्या मतलब होता है? कि जो हमारा हाफ ब्रेन है वो काम करना उसने बंद कर दिया। अब वहां से कोई सेंसेशन नहीं जाएगी। आप उसके उस इंसान के नोच लीजिए, मार लीजिए, है ना, और या फिर कुछ और कुछ भी कर लीजिए उसके साथ, उसे दबा दीजिए, थप्पड़ थप्पड़ मार लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाफ बॉडी क्या है? पैरालाइज हो चुकी है। वहां पर ब्रेन ने काम करने, ब्रेन की सेल्स खत्म हो चुकी है, वहां से उसने फंक्शन करना बंद कर दिया है, न्यूरॉन्स वहां के डैमेज हो चुके हैं। तो इसलिए जो नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स है हमारे, वो हर जगह पहुंचने चाहिए। तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो सभी साइज के हैं, कोई बहुत बड़े भी हैं, कोई बहुत छोटे भी हैं। तो ये जो है अपना साइज क्या कर लेता है? अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू एड्रेस, जहां पर भी इसे जाना होता है वहां के अकॉर्डिंग खुद को छोटा या बड़ा कर लेता है। कौन? न्यूरॉन। इसकी बात हो रही है यहाँ पे। समझ आ गया आपको? अब एक और चीज, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, या फिर मैं बोल दूं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन है? कौन है? बताइए जरा। वही जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन। सबसे बड़ी सेल है वो क्या है? न्यूरॉन है। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपने लिखा था कि इरेगुलर साइज होता है और यहाँ आप कह रहे हैं सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी जो सेल बनेगी वो कौन सी बनेगी?
न्यूरॉन बने, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, सब कुछ बताया मैंने आपको। तो जो सबसे बड़ी जो सेल बनेगी वो हमारी बॉडी के अंदर कौन बनेगी? न्यूरॉन बनेगा। इतनी बात समझ आई आपको? इतना नोट कर लीजिए जरा, फटाफट नोट कीजिए। फिर एक दो चीजें और बतानी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। वो क्या है? दे ऑल्सो, इट ऑल्सो हैव क्या? न्यूरॉन ऑल्सो हैव, लिख लीजिए यहाँ पे, न्यूरॉन, न्यूरॉन दिख रहा है यहाँ पर ही? हाँ जी दिख रहा। न्यूरॉन ऑल्सो हैव न्यूक्लियस। क्या होता है यहाँ पे? इसके पास खुद का न्यूक्लियस भी होता है। किसके पास? न्यूरॉन के पास खुद का न्यूक्लियस भी होता है। पता है आपको? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। न्यूरॉन के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, खुद के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन हो गई, उसके पास सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ईआर हो गया। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स हो गया, राइजोसोम्स मतलब जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और गोल्जी बॉडीज मतलब सारे ही, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ऑल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं किसके पास? न्यूरॉन्स के पास। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए आरबीसी, आरबीसी एक सेल है, उसके पास खुद का न्यूक्लियस है? नहीं है, अब्सेंट होता है। लेकिन एक्सेप्शन भी बताए थे मैंने आपको। मैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, ब्लड के टाइप्स पढ़ा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए। क्वेश्चंस आए हैं काफी सारे, बताएं कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लीजिए, काफी सारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो आइए यहाँ पर, ये क्या लिखा है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ईआर होता है, राइबोसोम, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं हमने पढ़ा है, जिन जिन के बारे में सेल ऑर्गेनल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उन सब के बारे में। वो सारे क्या है? प्रेजेंट होते हैं किसमें? न्यूरॉन में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन, क्योंकि ये भी क्या है? एक सेल है ना, न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन एक टाइप की सेल है जो क्या बना रही है? जो मिलकर बना रही है पूरे नर्वस सिस्टम को, है ना, नर्वस सिस्टम को, जिसमें ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, और बहुत सारे पार्ट भी हैं। समझ आ गया आपको? एक और चीज, इसका अगर इसके फंक्शन की मैं बात करूं, इसके फंक्शन की अगर मैं बात करना चाहूँ न्यूरॉन की, ये कैसे फंक्शन करता है? जैसे हमारा एक ये बॉडी पार्ट है ना, कोई भी बॉडी पार्ट है, मान लीजिए बॉडी पार्ट है। अब कुछ इसको इसने सिग्नल भेजा, इसने क्या भेजा? मैसेज भेजा। वो वाला मैसेज नहीं, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, वो वाला मैसेज नहीं, ये वाला मैसेज कि इसको कुछ हुआ है। मान लीजिए इसको सुई चुकी है, हमने सुई इंसर्ट कर दी, इसको इंजेक्शन लगाया मान लीजिए, या कुछ हुआ है, इसकी चोट लगी है, ठीक है। तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? ये मैसेज किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास। और लेके कौन जाएगा? पहले न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा? न्यूरॉन, न्यूरॉन लेकर कहाँ जाएंगे इसे? ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन इस सिग्नल को देखेगा, इस मैसेज को देखेगा, इसको एनालाइज करेगा कि क्या करना है। अब मान लीजिए आपने गर्म तवे पे हाथ रख रखा है, गर्म तवे पे आपने हाथ रख रखा है ना, यहाँ पे हाथ रख रखा है, तो आपके फटाफट ये वाला बॉडी पार्ट सेंस करेगा उसको, हीट को, ये मैसेज जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पर? ब्रेन में। ब्रेन क्या करेगा? फटाफट से वापस भेजेगा मैसेज न्यूरॉन को, न्यूरॉन मैसेज लेके आएंगे बॉडी पार्ट को कि यहाँ से हाथ हटा ले, यहाँ से हाथ हटा ले, ठीक है। चोट लग रही है मान लो आपके, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जो भी सारे मैसेज क्या है इसी तरीके से क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, कि बॉडी पार्ट जाता है, बॉडी पार्ट के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं वो ब्रेन तक, ब्रेन उनको रिप्लाई करता है, फिर वो मैसेज लेके आते हैं उस बॉडी पार्ट तक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि न्यूरॉन फंक्शन कैसे करते हैं। उनका यही काम होता है सारी सेल्स में, पूरी बॉडी में घूमना, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन? न्यूरॉन। एक चीज और, इनके पास मिनिमम रीजनरेशन की पावर होती है, मिनिमम रीजनरेशन पावर। इसका मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से बनने की पावर जो होती है ना, उसे बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा से बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लीवर पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लीवर ऐसा है, एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसके पास मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर है। मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर मतलब
अगर वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, खुद को बना लेगा, खुद को फिर से ठीक कर लेगा, रिकवर कर लेगा। लेकिन ब्रेन के साथ जो ब्रेन सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, उनके पास ऐसा नहीं है। अगर वो थोड़े से भी डैमेज हुए तो वो डैमेज हो जाएंगे, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। समझ आ गई आपको बात, उनको ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके पास लिखा है मिनिमम रीजनरेशन पावर। तो इसलिए आपको माइंड का, अपने ब्रेन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा होता है ना कि जा रहे हैं सड़कों पे, हेलमेट नहीं लगा रहे, ठीक है चले जा रहे हैं, तो अगर वो एक्सीडेंट हुआ और आपका ब्रेन का एक भी पार्ट डैमेज हो गया तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारा कौन कौन सा पार्ट है जो किस किस चीज को रेगुलेट करता है। तो अगर इसलिए इस हेड को, अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है आपको, ताकि उसे कोई डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज हो गया तो बहुत सारे जो आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है ना अच्छे से, वो भी नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से, और आपको उसका लॉस पूरी लाइफ टाइम देखना पड़ेगा, पूरी लाइफ टाइम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि मैंने क्या क्या बताया। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन क्या है, न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूरॉन को। ब्रेन की सेल्स जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्रेन की सेल्स किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स को। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट नर्वस सिस्टम की पूछे या फिर ब्रेन की पूछे तो कौन होगा, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं, 100 मिलियन होते हैं पूरी बॉडी में, और अप्रोक्स 20 मिलियन होते हैं ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, साइज। साइज कैसा होता है इनका, इरेगुलर साइज होता है, जहां पर जरूरत होती है उसी साइज के अकॉर्डिंग ये खुद को शेप दे लेते हैं। जैसे जहां पर अगर बड़े साइज की जरूरत होती है तो खुद को बड़ा कर लेते हैं, और जहाँ छोटा हमारा ऑर्गन है, कोई छोटा ऑर्गन है जैसे आईज है, नोज है, बहुत छोटी छोटी साइज की जरूरत होती है, तो वहां पर क्या कर लेते हैं, खुद को स्मॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कौन है, न्यूरॉन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, न्यूरॉन। जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, उसे उसका नाम क्या दिया है हमने, न्यूरॉन नाम दिया है। ठीक है, उसे न्यूरॉन कहते हैं, ये बात आपको पता है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको बताना है कि कौन है, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्या है, न्यूरॉन के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ईआर होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसके पास खुद के, इसे किसी की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सेल है, खुद से सारे काम कर लेती है। ये नहीं है कि इसके लिए डाइजेशन हो रहा है तो खाना कोई और बनाएगा, है ना, और लीवर इसका जो सारा डिटॉक्सिंग, कुछ नहीं, इससे किसी की जरूरत नहीं है, बस इसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और कितना लेता है ऑक्सीजन, ब्रेन को कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, 20% O2 चाहिए होता है फॉर फंक्शनिंग। पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन आती है उसका 20% कौन लेता है, ब्रेन लेता है। क्यों चाहिए होती है 20%, इतने सारे काम भी तो कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, विल पावर, हम सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 20% चाहिए। कैसे फंक्शन करता है ये, बॉडी पार्ट के थ्रू कोई मैसेज जाता है न्यूरॉन तक, फिर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक, फिर ब्रेन वापस से मैसेज भेजता है कहाँ तक, न्यूरॉन के थ्रू बॉडी पार्ट तक, फिर वो एक्शन, वो कहता है कि हाँ एक्शन कर ले, अब ये चीज सोच ले, कोई चीज सोच रहे हैं हम, कुछ लिख रहे हैं तो हाँ अब लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। और मिनिमम रीजनरेशन की पावर, मतलब सबसे कम बनने की जो पावर होती है खुद को बनाने की, वो किसमें कम होती है, सबसे कम किसमें होती है, न्यूरॉन्स में। वो खुद को नहीं ठीक कर सकते, अगर वो डैमेज हो गए तो वो खुद को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला आपसे कि आप अपने ब्रेन का अच्छे से ध्यान रखा करिए। समझ आ गई आपको बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं स्ट्रक्चर में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, इसे रब कर देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, मैं आपको बताऊंगी अभी कैसा क्वेश्चन आया था। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार ही पढ़ना है आपको, एक बार अच्छे से पढ़ के और खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। हर किसी एग्जाम में साइंस भी आती है, साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं जो जीए के होते हैं, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से
और पढ़ के उसको खत्म कर दीजिए। एमसीक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में वो रहे, चीजें आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा था। क्या लिखा था मैंने ये। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्ट, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो छोटा हो गया, ठीक है। ऐसा कीजिए, इसे भी हटा देते हैं और दोबारा से लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स कौन कौन से हो गए न्यूरॉन के, बताइए जरा। दो पार्ट है मेनली जो हमें पढ़ने हैं, हेड और टेल। ऐसे पूछते हैं कि हेड कौन सा पार्ट है, टेल कौन सा पार्ट होता है ना। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी में डिवीजन करा दिया, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा पार्ट है, वो क्या क्या काम करता है, वो आपको आज की क्लास में पता चल जाएगा। हेड को हम और क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, सेल बॉडी भी बोलते हैं हेड को, ठीक है। और जो हमारा टेल होता है हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन, क्या बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या होता है, एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर क्या होता है बताइए जरा, थोड़ा बहुत भी आपने स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो, पढ़ा है। अच्छा पहले इसमें देख लेते हैं, जो हेड होता है, जो हमारी सेल बॉडी होती है, उसके अंदर, उसके अंदर कैसा कलर, किस कलर का फ्लूइड होता है, किस कलर का फ्लूइड होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है। फ्लूइड भरा होता है एक सेल बॉडी के अंदर, वो होता है व्हाइट कलर का फ्लूइड। इसी तरीके से एक्सॉन में भी एक फ्लूइड पाया जाता है, जो कैसा होता है, ग्रे कलर फ्लूइड। कौन सा होता है, ग्रे कलर फ्लूइड। और इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रे मैटर। क्या है ये, ग्रे मैटर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन में दे देंगे, ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में, हार्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रे मैटर कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। ब्रेन में भी कहाँ, अगर आपका ब्रेन की जगह ऑप्शन में न्यूरॉन है तो आप क्या टिक करेंगे, न्यूरॉन टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन में होता है। लेकिन अगर आपका ब्रेन दिया है ऑप्शन में तो आप ब्रेन टिक करके आएंगे, न्यूरॉन नहीं दिया ना। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, जो दिखेगा आपको वही टिक करके आना। अगर आपको दोनों दिखेंगे तो आपको न्यूरॉन टिक करके आना है, क्योंकि स्पेसिफिक जो लोकेशन है ग्रे मैटर की वो कहाँ पर है, न्यूरॉन में। समझ आ गई आपको बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रे मैटर क्या करता है, डिसाइड आईक्यू लेवल। डिसाइड, क्या डिसाइड करता है ये, आईक्यू लेवल डिसाइड करता है कि किसके अंदर कितना आईक्यू है, आईक्यू लेवल किसका क्या है, वो कौन डिसाइड करता है, ग्रे मैटर करता है। अगर ग्रे मैटर सूख गया ना, तो आप क्या करते हैं, ये वाला फ्लूइड अगर मान लीजिए सूख गया है, खत्म हो गया, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप कुछ, आपका कुछ आईक्यू नहीं, आप कुछ नहीं सोच पाएंगे, सेंस ही नहीं कर पाएंगे चीजों को ना। जैसे सोच लेते हैं कि ऐसा वहां हुआ होगा, ऐसा किया है, हम ऐसा ना करें, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये ग्रे मैटर, ग्रे फ्लूइड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनवा देती हूँ आपको, फिर उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कौन सी चीजें क्या क्या हैं। तो आइए स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका एक बार। कुछ इस टाइप से होता है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। तो आपने नोट कर लिया ना सबने, हाँ तो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मैं एक बार, थोड़ी सी जगह हो जाएगी तो अच्छे से बन पाएगा। हाँ लिख देती हूँ मैं, और देखिए किस तरीके से बनता है। पहले बनता है ये ऐसे, ये आपका बन गया ऐसे, फिर ये ऐसे, कुछ इस तरीके से। समझ आई बात। उसके बाद यहाँ से ये ऐसे, ये निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर
बीच में इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। उसके बाद ये ऐसे और ऐसे कनेक्टेड है, और ये इस तरीके से निकले हुए हैं। और यहाँ पर ये एक जॉइंट है। अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम लिखवाऊंगी, तो आप नाम जरा अच्छे से नोट कीजिएगा। सबसे पहले जो इसका, जो आपको बीच में दिख रहा है ये बड़ा सा, ये क्या है? न्यूक्लियस। इसका नाम नोट कीजिए जरा, न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस। ये है आपके डेंड्राइट। जिस लोकेशन से डेंड्राइट्स रिलीज होते हैं या फिर निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन ये दिख रहा है आपको पूरा अच्छे से? हाँ जी, डेंड्रॉन दिख रहा है। ये क्या है? आपकी सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी। पूरा जो ये पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम? सेल बॉडी। जो ये वाला पार्ट है पूरा ना, आगे का बताया ना मैंने, हेड जो होता है ये हेड। सेल बॉडी दिख रहा है आपको? ये सेल बॉडी लिखा हुआ है ना? हाँ जी। इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप का होता है, उसे हम बोलते हैं नेसल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं हम उसे? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इसको आप इधर लिखिए, इधर लिख लीजिए, नेसल्स ग्रेन्यूल्स। समझ आ गई आपको बात? अब यहाँ पर ये किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके से बना होता है ये। अगर मैं इसे इरेज कर दूं पूरा अच्छे से और दोबारा से एक बार मैं बनाऊं डायग्राम, थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। समझ आया आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। अब इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। अब एक्सोन क्या होते हैं? अगर ये एक्सोन मान लीजिए इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है ना, अगर कोई लेयर है किसी के ऊपर प्रेजेंट है, कवरिंग प्रेजेंट है, तो वो किस लिए प्रेजेंट है? प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए प्रेजेंट है? प्रोटेक्शन के लिए। और अगर वो कवरिंग नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। और अगर वो खराब हुआ तो जो उसका काम है वो नहीं कर पाएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर इसकी कवरिंग नहीं हुई तो एक्सोन खराब हो जाएगा। एक्सोन खराब हो गया तो न्यूरॉन खराब हो गया, और अगर न्यूरॉन खराब हो गया तो हमारा पूरा ब्रेन का जो सिस्टम है, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, वो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर उस काम को कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा अच्छे से। क्या तो नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला क्या है? यहाँ पर ना नोट्स बने होते हैं, नोट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? नोट्स। कुछ इस तरीके से। ये होते हैं नोट्स। रेड कलर दिख रहा है, ये होते हैं आपके नोट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड्स को नोड ऑफ रेवेनिया, रेनविया। नोड ऑफ, नोड्स ऑफ रेवनिया, नोड्स ऑफ रेवनिया। आगे जो नाम लिखे हैं, जो आगे हैं, ये क्या है? साइनेप्सिस नोट। इसे क्या बोलते हैं? साइनोप्सिस नोट। नोट का मतलब होता है गांठ, गांठ बंदी होती है ना जो, उसे बोलते हैं नोट। ये है हमारा लास्ट का हमारा पार्ट है एक्सोन टर्मिनल। जो लास्ट का हमारा पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं हम? एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, जो टेल है, जो इस जो क्या है? टेल है। और हेड क्या है? ये सेल बॉडी।
है ना, समझ आ गया आपको। और ये जो गैप है, नहीं गैप नहीं, ये बता दिया मैंने आपको। हाँ जी। अच्छा, एक टर्म आती है एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, साइनेप्सिस किसे बोलते हैं? साइनेप्सिस किसे बोलते हैं? साइनेप्सिस किसे बोलते हैं? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी कि क्या है कैसे है। पहले हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि ये स्ट्रक्चर है कैसा, इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कौन सी चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें क्या बताती हैं। जो सेल बॉडी है, फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल बॉडी से। जो सेल बॉडी है इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें मैंने क्या क्या बताया था, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके पास खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुद के सेल ऑर्गेनल्स, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सब कुछ होता है। सेल बॉडी क्या करती है? इन सबको इकट्ठा करके रखती है, कलेक्ट करके रखती है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? डेंड्रोन या डेंड्राइट्स। देखिए, जो ये डेंड्रोन है, ये वाला पार्ट जहां से डेंड्राइट्स रिलीज हो रहे हैं, रिमूव आगे निकल रहे हैं, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जो तो उसको उस पार्ट को हम बोल रहे हैं डेंड्रोन, उस पार्ट को हम बोल रहे हैं डेंड्रोन। डेंड्रोन से क्या होता है? डेंड्राइट्स आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस की फॉर्म में निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? डेंड्रोन से निकलते हैं। डेंड्राइट्स ब्रांचेस की फॉर्म में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्या है आपका? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? अब ये सबसे पहले जो, अगर अच्छा मेरे को बताइए, जो सबसे पहले जो न्यूरॉन है आपका, अगर आप इधर की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? डेंड्राइट्स दिखेंगे। सबसे पहले आप किससे टकराएंगे? डेंड्राइट से टकराएंगे। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं, मैसेज को रिसीव करने का, पकड़ने का, कैच करने का काम करते हैं। कौन? डेंड्राइट्स। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस में होते हैं, आगे की तरफ बढ़े हुए होते हैं, जो सेल बॉडी होती है उससे आगे का पार्ट होता है, तो वो कौन सा होता है? डेंड्राइट्स होता है। और ये सबसे पहले क्या करते हैं? रिसीव मैसेज फर्स्टली, रिसीव मैसेज फर्स्टली। सबसे पहले मैसेज को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, कैच करते हैं, सबसे पहले मैसेज को कैच करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? कौन? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। आप न्यूक्लियस आपको बता दिया, सेल बॉडी बता दिया, सेल बॉडी को हेड बोलते हैं, हेड भी बोल सकते हैं हम इसे। हाँ, अब ये आ गया आपका नेसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या है ये आपका? नेसल्स ग्रेन्यूल्स। ये क्या करते हैं? इसके अंदर प्रोटीन की जरूरत है, इसे किसको जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करते हैं? प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? नेसल्स ग्रेन्यूल्स। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के बाहर और हमारी सेल बॉडी के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल। और वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। समझ आए आपको बात? अब आगे बढ़ते हैं एक्सोन की तरफ। जो ये पूरा पार्ट है, ये एक्सोन का पार्ट है, ये पूरा। यहाँ पर क्या है? ये जो ये है, इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो जा रहे हैं एक्सोन है, ये क्या करते हैं? इस मैसेज को, जो भी मैसेज रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, डेंड्राइट्स ने फिर आगे भेजा, तो इस मैसेज को क्या करते हैं? वो आगे ट्रांसफर करते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं, स्पीड में आगे ट्रांसफर करते हैं। किसे? एक्सोन टर्मिनल को, एक्सोन टर्मिनल को, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या जा पाए? ब्रेन के पास जा पाए, और ब्रेन अपना सिग्नल वापस से भेज के, वापस से रिएक्ट करके उसे मैसेज को वापस भेज पाए, और हमारे पास फिर से उस ऑर्गन के पास आ पाए जिसने इसे मैसेज भेजा है। तो इसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड होती है, लेकिन ये है नोट्स ऑफ रेवेनिया। नोट्स ऑफ रेवेनिया क्या करते हैं? इसकी स्पीड को बूस्ट अप कर देते हैं, बूस्ट अप स्पीड ऑफ अ मैसेज। क्या करते हैं? बूस्ट अप कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। कोई मैसेज आ रहा होता है जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, अब एक्सोन के थ्रू कहाँ जाएगा? एक्सोन टर्मिनल। फिर एक्सोन टर्मिनल के साथ पास कहाँ चला जाएगा? उसके बाद आपस में सारे नर्व्स कनेक्टेड होंगे, न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे। न्यूरॉन्स कनेक्ट होने के बाद कहाँ जुड़ेंगे? ब्रेन के पास। तो वापस से जाके क्या करेगा? ये जो नोट्स ऑफ रेवेनिया है वो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, बहुत फास्ट से क्या करेगा? मैसेज को आगे भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। समझ आ गई आपको बात? अब इसके पास एक कवरिंग है, मैंने बता दिया माइलिन शीथ कवरिंग है। वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या कर रही है वो? प्रोटेक्शन का काम कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है उसे। बात समझ आई आपको?
कौन? माइलिन शीथ। कौन आ गई? माइलिन शीथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? साइनोप्सिस नोट। ये क्या है नेक्स्ट आपका? साइनोप्सिस नोट। इतना देख लीजिए, आपको समझ आया नहीं आया बताइए एक बार, अगर कुछ पूछना है तो। समझ आया? साइनोप्सिस नोट आगे भेज देती है किसके पास? एक्सॉन टर्मिनल के पास। और एक्सॉन टर्मिनल क्या है? एंड पार्ट ऑफ, या एंड, या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट पार्ट ऑफ किसका? न्यूरॉन का। जो न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, या हम उसे बोलते हैं टेल, और या इसे बोल देते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, टेल, या फिर एंड और लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, वो कौन होता है? एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ से जो और जो उसके पास न्यूरॉन से जुड़ा होता है, नेक्स्ट न्यूरॉन जुड़ा होता है, फिर इसी तरीके का प्रोसेस उसमें होता है, वो मैसेज भेजता है आगे। फिर इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं। फिर ब्रेन उन्हें वापस से मैसेज रिसीव करके उनका रिएक्शन भेजता है कि ये करना है। फिर उसके बाद फिर से न्यूरॉन से वापस से हमारे जिस बॉडी पार्ट ने मैसेज भेजा होता है उसके पास रिसीव होता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है। अब मेरे को ये बताइए कि आपको पता लगता है कभी भी आपको कौन सा एक्शन करना है? कुछ पता चलता है? नहीं। अभी बताती हूँ इसके बारे में। ये एक टर्म लिखी है मैंने, साइनेप्सिस। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है? फिर ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ये क्या होता है? गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। जब दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उनके बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं हम उसे? साइनेप्सिस बोलते हैं। जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी कनेक्ट हो गए, तो इस गैप को हमने क्या बोल दिया? साइनेप्सिस बोल दिया। क्या बोल दिया? साइनेप्सिस। ये बात समझ आ गई आपको? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? एक बार और बता देती हूँ जल्दी से, देख लीजिए क्या है। दो पार्ट होते हैं, हेड, सेल बॉडी, और टेल, एक्सोन या एक्सोन टर्मिनल कहते हैं उसे। हेड मैंने यहाँ पर क्या बताया? सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्रोन होते हैं जहां से डेंड्राइट्स निकलते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं मैसेज को सबसे पहले, उसके बाद उसे आगे भेजते हैं। फिर नेक्स्ट आया नेसल्स ग्रेन्यूल। नेसल ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। किसके लिए? न्यूरॉन के लिए। आगे आते हैं तो आगे मैसेज जो एक्सोन है, ये इससे मैसेज क्या होगा? पास होता है। क्या होता है? इससे मैसेज पास होता है और आगे जाके कहाँ जाता है? एक्सोन टर्मिनल तक जाता है। साइनेप्सिस नोड के थ्रू एक्सोन टर्मिनल तक जाता है। जो नोड्स ऑफ रेवेन्यू है, ये नोड्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं? बूस्टअप करते हैं स्पीड को, मैसेज को बहुत तेजी से भेजते हैं आगे। नोड्स ऑफ रेवेन्यू की वजह से जाता है। कवरिंग जो होती है माइलियन शीट, जो इसकी कवरिंग होती है माइलियन शीट, ये क्या काम करती है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अगर न्यूरॉन को प्रोटेक्ट नहीं रखा गया तो वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा, और ब्रेन डैमेज हो गया तो कुछ भी हम काम नहीं कर पाए, कोई भी हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, अपने सारे काम बंद कर देगा। उसके बाद एक्सोन टर्मिनल के थ्रू नेक्स्ट जो नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच होगा इससे, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ पे अटैच होगा उसके बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। इसको टर्म को याद रखना है कि साइनेप्सिस क्या होता है। और जो एंड का जो लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसे क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं या एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं या एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। अब आपको इतना समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छे से आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता चल गया, समझ आ गया? कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है। नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ा दिया है, सबके बारे में डिटेल में बता दिया है कि कौन सी चीजें क्या करती हैं, किसका फंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया, न्यूरॉन का फंक्शन बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। तो इसकी 3 वीडियोस बनी है, आप उन तीनों को देख लीजिए। 2 जो लास्ट की हैं वो देख के आइए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। इनको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ लिया और एग्जाम दे के आइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।